वो जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्शन की गारंटी दे रहा था वो खत्म हो जाएगा। आप समझ लें, क्योंकि सिटीजनशिप कैंसिल, आज की टर्म में कहिए, उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी। जितने लोग अमेरिका में सिटीजन थे, कोई वाकया हुआ, किसी से पासपोर्ट वापस ले लिया, सिटीजनशिप कैंसिल कर दी। अरब दुनिया में सिटीजनशिप कैंसिल कर देते हैं। बेशुमार मुल्क हैं, बाज़ औक़ात सर्टेन राइट्स सस्पेंड कर देते हैं। ये सस्पेंशन ऑफ राइट्स है, ये कैंसिलेशन ऑफ सिटीजनशिप है, इस तरह के मैटर्स हैं। अब टेररिस्टों के लिए सारे लॉ, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एब्रोगेट कर दिए गए हैं दुनिया ने। आज हर चीज़ उड़ गई है। फंडामेंटल राइट्स नहीं बचे, ह्यूमन राइट्स नहीं बचे, एक लॉ ऑफ की इक्वालिटी नहीं बची, राइट ऑफ प्राइवेसी नहीं बचा, इवन राइट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट नहीं बची, हाकमियत और इक़्तिदार आला, सॉवरेनिटी, वो कंसेप्ट नहीं बचा, राइट ऑफ नॉन इंटरफियरेंस, नॉन इंटरवेंशन, वो नहीं बचा। तो बैनुल अक़वामी कवानीन उठा के मनसूख कर दिए। एक इसलिए कि वार अगेंस्ट टेररिज्म को खत्म करने के लिए, दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। तो जो शख्स एलानिया बगावत कर देता है, हुकूमत इस्लामी के खिलाफ तलवार उठा लेता है, दुश्मनों से मिलकर जंग करने लगता है, वो टेररिस्ट है। तो गोया ये कानून बनाया गया कि अगर वो टेररिस्ट हो जाए, दहशतगर्द हो जाए, तो फिर इन राइट से महरूम, ये राइट जो उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे, वो प्रोटेक्शन सस्पेंड हो जाएगी। और अगर मुसलमान हो गया तो मुसलमान होने के नतीजे में उसकी कैटेगरी चेंज हो गई। अब वो बजाय जिजिया खिराज के नाम से टैक्स देने के, वो ज़कात और उशर का टैक्स देने लगेगा। इसको बदाए सनाए जिल्द 7 सफ़ा 113 में मुलाजा कीजिए, इमाम कासानी ने बयान किया इसको। यानी बिगेस्ट क्राइम्स और सिन जो हैं वो भी उसके राइट ऑफ लीगल प्रोटेक्शन को और राइट ऑफ लीगल इक्वालिटी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। दीज राइट्स विल नॉट स्टिल टर्मिनेटेड बाय कमीशन ऑफ दिस ग्रेट सिन्स एंड बिग क्राइम्स। फिर उसके बाद ये इन तमाम अहकाम के लिए हम खिलाफत राशिदा के अदवार में और आका अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक से मुआहदात देखते हैं। जो जो कबाइल आपके साथ मुआहदे करते और सरेंडर कर लेते और इस्लामिक स्टेट की जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते, तो उनके साथ मुआहदे किए जाते और मुआहदे के वक्त बाकायदा ट्रीटी ऑफ पीस लिखे जाते, एग्रीमेंट्स लिखी जाती, पॉलिसीज़ तहरीरन जारी की जाती। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पॉलिसी जारी की नजरान के मसीहियों के नाम कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालह अहल नजरान व कातब लहुम किताबन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाज़ा किताबुन नबी मुहम्मदिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअहल नजरान इज़ कान अलैहिम हुक्मुहु इन्न फी कुल्लि सौदा व बैदा व सफरा व समरतिन व रकीकिन अफदल अलैहिम। ये सारा तवील एक बयान आ रहा है। तो फरमाते हैं कि वले नजरान व हाशियतिहा ज़िम्मतुल्लाह व ज़िम्मत रसूलिही अला दिमाइहिम व अम्वालिहिम व मिल्लतिहिम व बेय्याहिम व रहबानियतिहिम व साक़िफ़तिहिम व शाहिदिहिम व गायबिहिम व कुल्ल मा तहत अयदीहिम मिन क़लीलिन व कसीरिन अल्लाह अला अन ला युग़य्यिरहु उसक़ुफ़ा। कि अहले नजरान को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िम्मा में, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अमान और पनाह में दिया जाता है। ये माना ज़िम्मा का, पनाह में दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह और अल्लाह के रसूल उनकी प्रोटेक्शन की और उनकी इक्वालिटी की और उनको राइट्स प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी लेते हैं। और फरमाया अहले नजरान के साथ और उनके जो अलाइज हैं, हमसाए, उन हलीफों के साथ ये सलूक किया जाएगा कि वतन में या वतन से बाहर जहां भी उनके लोग हैं और उनके अम्वाल हैं, उनकी जानें हैं, हर लिहाज से उनको तल्फ होने से हिफाजत दी जाएगी, प्रोटेक्शन की जाएगी, उनकी लाइफ की, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी वेल्थ की। नंबर 2, उनके मजहब और उनके कराबरदारों की तजलील और ताक़ीर से उनको बचाया जाएगा। उनके मजहब को कंडेम नहीं किया जाएगा, मजहब की उनकी रिस्पेक्ट बहाल रखी जाएगी। तीसरा, उनके पादरी, उनके गोशा नशीन, राहिब, उनके काहिन, उन पर कोई गिरफ्त नहीं होगी, कोई मुआखजा नहीं होगा। वो अपनी रिलीजियस सर्विसेज हस्बे साबिक जारी रख सकते हैं और हमारे मातहत होने की वजह से उन्हें जलील नहीं किया जाएगा। वो उसी तरह मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम रहेंगे जैसे पहले होते थे। इस्लाम से कबल अगर किसी ने कोई कत्ल किया था, इन्होंने हमारे पास आने से कबल, इस्लामी हुकूमत से कबल, मुआहदा से कबल, तो उसके मुआवजा से वो बरी होंगे, उस पुराने जुर्म की सजा हम नहीं देंगे। हमारी जंगों में वो शिरकत से मुस्तस्ना होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। अगर अस्करी खिदमात न देना चाहें, एग्जेम्प्ट होंगे। हमारा लश्कर उन पर हमला नहीं करेगा। हमारी अदालत में अगर वो जाएंगे तो इक्वल लीगल राइट्स होंगे समात के और इंसाफ के।
ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ईटीवी इंडिया। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुल्क के 21वें न्यूक्लियाई रिएक्टर का कामयाब आगाज। कुडनकुलम पावर प्लांट रात 11:05 पर बाजाब्ता शुरू। बोफोर्स स्कैंडल से सुर्खियों में रहे कातरोची। दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। पीर को होंगी आखिरी रसूमात। सिक्योरिटी स्कीम पर 20 अगस्त से होगा अमल। स्कीम पर अमल आवरी को यकीनी बनाया जाए, सोनिया गांधी का पैगाम। 160 साल कदीम टेलीग्राम सर्विस का आज आखिरी दिन। पीर से तारीख का हिस्सा बन जाएगा टेलीग्राम। और मिस्र में मोहम्मद मुर्सी और इख्वान के दीगर लीडरों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात की तैयारी। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली पैदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन एसके सिन्हा ने यह इत्तला मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि बोरॉन डाइल्यूशन प्रोसेस का रात 11:05 पर आखिरी मरहला पूरा हो गया है। इस अमल के बाद हीट पैदा होनी शुरू हो गई है और टरबाइन ने काम करना शुरू कर दिया है, जिससे बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। एनपीसीआईएल और रूस की करसातो इंस्टीट्यूट के माहिरीन इस पूरे अमल पर नजदीकी से निगाह रखे हुए हैं। वाज़ेह है कि कुडनकुलम एटमी प्लांट की सलामती को लेकर मकामी अफराद ने जबरदस्त एहतजाज किया था। बात करेंगे कातरोची के इंतकाल के। इटली के बिजनेसमैन कातरोची के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। कातरोची का नाम कई बरसों तक बोफोर्स स्कैंडल से जुड़ा रहा। ताहम 2011 में उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया था। कातरोची की आखिरी रसूमात इटली में पीर के रोज अदा की जाएंगी। ओतावियो कातरोची इटली के एक बिजनेसमैन थे जो 60 की दहाई में बिजनेस के सिलसिले में हिंदुस्तान आए थे। कातरोची के राजीव गांधी के साथ अच्छे मरासिम थे। 80 की दहाई में जब राजीव गांधी वजीर आजम थे, हिंदुस्तान ने स्वीडन की बोफोर्स कंपनी के साथ 1600 करोड़ रुपए के असलह की डील की थी। इस मामलत में राजीव गांधी समेत दिगर कई अफराद पर बोफोर्स कंपनी से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा था और मामलत में खतरोची पर दरमियानी आदमी का रोल अदा करने का इल्ज़ाम था। बोफोर्स स्कैम के मंजर आम पर आने के बाद 1993 में खतरोची हिंदुस्तान से चले गए। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में खतरोची को मुलजिम करार देते हुए खतरोची की मुल्क वापसी के लिए 2 दहाइयों तक कोशिशें की, ताहम इसमें सीबीआई को कामयाबी नहीं मिल पाई। खतरोची की मुल्क हवालगी के मुकदमात में अर्जेंटीना और मलेशिया की अदालतों में सीबीआई को मायूसी का सामना करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए तकरीबन 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए और बिलाखिर 2011 में दिल्ली की 30 हज़ारी अदालत ने सीबीआई को खतरोची के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदारी इख्तियार करने की हिदायत दी और खतरोची को इस मुकदमे से बरी कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। उधर सीबीआई के साबिक डायरेक्टर जोगिंदर सिंह का मानना है कि कातरोची की मौत से बोफोर्स बदनवानी मामले पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जोगिंदर सिंह का कहना है कि हुकूमत चाहे तो फिर एक बार बोफोर्स स्कैम जांच की जा सकती है। दूसरी जानिब सियासी तजिया निगार प्रोफेसर तुलसीराम का कहना है कि बोफोर्स बदनवानी मामले की जांच बेफैज रही। पर सरकार अगर चाहे तो, सरकार नहीं चाहे तो केस तो भी बंद है, मरा हुआ है। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है वो क्या करेगी। क्योंकि जो इन्होंने कहा कि बंद पिंजरे में तो था, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है। हर स्टेज पे आपको सैंक्शन लेनी पड़ती है, इनसे पूछना पड़ता है कि इसकी इंक्वायरी कर लें, इसको लेटर वगैरह भेजें विदेशों के लिए।
तो जब तक ये नहीं होगा ऐसा तो होता ही रहेगा। सारी सरकारें ही ऐसा करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो ये चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की। एक ही महत्व है बोफोर्स कांड का कि राजनैतिक कारणों से यह समय समय पर इस मामले को उछाला जाता रहेगा। अभी कई विधानसभाओं के चुनाव हैं, फिर लोकसभा का चुनाव आएगा, तो इस तरह की चीज़ों को अलग अलग जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनको चुनाव जीतना होता है, तो वो कांग्रेस के खिलाफ एक ये भी मुद्दा भ्रष्टाचार के मामले में जो अन्य मुद्दे हैं उसके साथ इसको भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में या अपनी सभाओं में जो है अपने भाषणों के द्वारा ये सब उठाते रहेंगे जनता को प्रभावित करने के लिए। खबर आसाम से है, जहां सैलाब से इंसानों समेत जानवरों की जिंदगी को भी खतरा लाहिक हो गया है। 12 जिला के 500 गांव जेरे आब आ गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तुगयानी की सूरत हाल है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट राहत रसानी में मशरूफ है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल है। रियासत के तकरीबन 12 अजला के 500 से ज़्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर होने का अंदेशा है। जंगलाती ज़िंदगी को भी ख़तरा लाहक हो गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तुगयानी जैसे हालात है। यहाँ के जानवरों को बालाई इलाकों की तरफ जाता देखा गया है। रात के वक्त नेशनल पार्क में सिक्योरिटी गश्त में इजाफा कर दिया गया है। नेशनल पार्क से जुड़ी कौमी शाहरा 36 पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तुगयानी से मुतासरा 12 अजला के सैकड़ों अफराद चिरांग, धीमाजी और सेवा सागर में रिलीफ कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। इस बीच ब्रह्मपुत्र नदी कई मुकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुसलसल बारिश के नतीजे में ब्रह्मपुत्र नदी की सतह आब में हो रहे इजाफे से दुनिया के सबसे बड़े आबाद जजीरों में से एक माजोली के 2 दर्जन से ज़्यादा गांव ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाब की वजह से 7000 एकड़ पर फैली धान की फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। नशीबी इलाकों से लोग महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। मुतासरीन को राहत व इमदादी कामों के लिए 7 राहती कैंप लगाए गए हैं, जहां सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है। इसी हफ्ते वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वज़ीर आला तरुण गोगोई को सैलाब से मुतासरा रियासत के लिए मरकज़ की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला समेत अतराफ के इलाकों में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। महकमे मौसमियात ने जलजले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 4.5 बताई है। इस जलजले से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, ताहम जमीन हिल जाने से कई लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल पड़े। ये झटके रात 11:20 पर महसूस किए गए। जलजले का मरकज कांगड़ा था, लेकिन धर्मशाला, पालमपुर, ज्वालामुखी और अतराफ के इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। रियासत के डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी जलजले की तस्दीक की है। देखिए, हम सारे लोग अंदर बैठे थे और एकदम से बहुत ज़ोर की आवाज़ आई और हम लोग डर के मारे भाग के सारे अपने बच्चों को उठा के सबके सब हम बाहर आए और तब से हम बाहर ही खड़े हैं डर से। क्या समय होता है? ये मेरे ख्याल से 11:15 के आसपास आया है कुछ। तो अभी कैसा माहौल है? अभी देखिए आप, हम सारे के सारे लोग बाहर खड़े हैं अभी डर के मारे। तो अंदर जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है? थोड़ी नहीं, काफ़ी दिक्कत हो रही है, दहशत हो रही है, जाएं सोएं कि ना सोएं। हम खेल रहे थे और एकदम से सब कुछ हिल गया और हमारे टॉयज नीचे गिर गए। फिर हम डर के बाहर आए। अभी हम जब अंदर बैठे हुए थे तो एकदम से सब कुछ हिलने लग गया और हम सब बाहर आ गए। बस अब अंदर जाते हुए भी डर लग रहा है हमारे को। कब की बात है ये? अभी 11:20 की बात है। ETV इंडिया में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बात करेंगे फूड सिक्योरिटी स्कीम को। इस स्कीम को कांग्रेस फास्ट ट्रैक कर रही है। दिल्ली में इस पर 20 अगस्त से अमल किया जाएगा। हरियाणा भी अनकरीब ही इसे नाफिज करने की पोजीशन में है। नई दिल्ली में हुई मीटिंग में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कांग्रेस इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़राए आला की मीटिंग की और उन्हें फूड सिक्योरिटी स्कीम को अपनी अपनी रियासतों में जल्द नाफिज करने को कहा। फूड सिक्योरिटी स्कीम के नफाज में कांग्रेस को अपना मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। पार्टी इसे गेम चेंजर ऐसे ही नहीं कह रही है। गरीब आवाम की जिंदगी में इस स्कीम से तब्दीली आएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस को ये बखूबी पता है कि अगर सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस के नफाज में ताखीर हुई तो उसके लिए गेम जरूर बदल सकता है। इसलिए बिला ताखीर उसने कांग्रेस इख्तिदार वाली रियासतों को इस स्कीम को जल्द नाफिज करने को कहा है। दिल्ली में ये स्कीम 20 अगस्त को आजहानी वजीर आजम राजीव गांधी के यौम पैदाइश पर लॉन्च की जाएगी। मुख्यमंत्रियों ने ये भी कहा है कि हम इसको जल्दी से जल्दी अपने प्रदेशों के अंदर वापस जाकर के हम इसको लागू करें। हरियाणा भी जल्द ही दिल्ली के नक्शे कदम पर चलते हुए इस स्कीम को अगस्त के आखिर हफ्ते में नाफिज करने की बात कह रहा है। रवां साल के आखिर में 6 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। आइंदा बरस आम इंतखाबात भी है, मगर कांग्रेस का कहना है कि अवामी फलाह की स्कीम को इंतखाबात से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसको हमारे जितने भी अभी 9 वर्ष से ज्यादा कार्यकाल के दौरान हम लोग बहुत सारे ऐसे मेजर्स लेकर के इससे पहले आए हैं, चाहे वो मनरेगा की स्कीम रही हो, कानूनन अधिकार रहा हो, चाहे हमारे किसानों के लोन वेवर्स की स्कीम रही हो, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन का एक अधिकार कानून के माध्यम से अधिकार रहा हो, तो ये उसी दिशा के अंदर बढ़ता हुआ कदम है। इसको एक आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। 2009 में मनरेगा और किसानों की कर्ज माफी को कांग्रेस की इक़्तिदार में वापसी की बड़ी वजह करार दिया गया था। इसी तरह आइंदा आम इंतखाबात से कबल फूड सिक्योरिटी बिल और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को कांग्रेस की बड़ी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। अब कांग्रेस की गेम चेंजर फूड सिक्योरिटी स्कीम के कांग्रेस इक़्तिदार वाली रियासतों में नफाज से उसे आइंदा इंतखाबात में फायदा पहुंचता है या नहीं, ये जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। जस्टिस मार्कंडे कर्जो ने इंतखाबात के दौरान पेड न्यूज़ के चलन को एक संगीन मसला बताया और कहा कि इस पर जल्दी काबू पाया नहीं गया तो ये मामला भयानक शक्ल इख्तियार कर सकता है। जस्टिस कर्जो राजस्थान के जयपुर में मीडिया के एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। जस्टिस कर्जो ने छोटे अखबारात को दरपेश मसाइल का हल निकालने का वादा किया और कहा कि मुल्क में फिरकावारियत और समाजी बुराइयों के खात्मे में मीडिया का रोल हमेशा अहम रहा है, इसलिए आज भी मुल्क का बड़ा तबका मीडिया पर भरोसा करता है। मीडिया वालों को भी अवामी एतमाद पर खरा उतरना चाहिए। से बड़ी भारी समस्या है, बहुत व्यापक हो रहा है। इस पे प्रेस काउंसिल ने एक केस में पाया कि पेड न्यूज़ हुई है और ये इसको भेज दिया इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ने उसके आधार पे कैंसिल कर दिया एक यूपी के एमएलए का इलेक्शन। तो इस पे हम लोग कार्रवाई करते हैं।
खबर मध्य प्रदेश से है, जहां के करेरा थाने के तहत एहतजाज के दौरान एक खातून की पिटाई करने पर पुलिस अहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। हुकूमत ने इस मामले में जांच का हुक्म भी दे दिया है। ईटीवी से बात करते हुए रियासती वजीर दाखिला उमर शंकर ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी सतह के अफसर को सौंपने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कसूरवार पाए जाने वाले अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। वाज़ेह है कि यह वाकया उस वक्त पेश आया जब मकामी लोग कत्ल का मामला दर्ज कराने थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी अनदेखी की, जिस पर मकामी अफराद ने रोड जाम किया। पुलिस ने पहले इन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने तो पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। इस दौरान एक पुलिस एहलकार को खातून को पीटते हुए तस्वीरों में कैद कर लिया गया था, जिस पर वबाल खड़ा हो गया है। आए हैं कि हमने उसको तत्काल हटाकर और जांच रिपोर्ट मांगी है। मुझे लगता है आज रात तक या कल तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें सारे जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। मध्य पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कई बार कदम उठाना पड़ता है, लेकिन किसी को अभद्रता की इजाजत हम नहीं दे सकते और विशेषकर महिलाओं के मामले में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत रहती है और पुलिस को कितनी भी नाराजगी हो संयम बरतना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। लेकिन प्राइमा फेसिया जो आपके सारे विजुअल्स और अखबारों के हिसाब से हमें ध्यान में आया है कि कहीं ना कहीं शायद चूक हुई है और इसलिए हमने तत्काल उसको हटाया है, हटाने के निर्देश दिए हैं मैंने और जांच रिपोर्ट मांगी है। उधर कौमी खवातीन कमीशन ने शिवपुरी वाकये पर बरहमी का इजहार किया है। चेयरपर्सन ममता शर्मा का कहना है कि अगर मध्य प्रदेश हुकूमत खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश आज क्राइम अगेंस्ट वुमेन में पहले नंबर पे है और क्राइम तो बात दूसरी रही, लेकिन इस तरह से अगर महिलाओं पे लाठियां भांज रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अपनी पुलिस को थोड़ा सा संवेदनशील बनाएं कि इस तरह से महिलाओं पे लाठियां भांजना। और मैं सोचती हूँ कि वो पुलिसकर्मी जिन्होंने लाठियां भांजी हैं उनका बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो कि कौन कौन था और उनको सस्पेंड करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर महिलाओं को सरकार नहीं संभाल पा रही है तो इस्तीफा दे। जिस तरह से क्राइम वहां हो रहा है महिलाओं पे, मुख्यमंत्री जी के एरिया में क्राइम हो रहा है, सब जगह क्राइम हो रहा है, तो मेरा मानना ये है कि और इस पे मैं सोचती हूँ कि हम बहुत एक्शन लेंगे और साथ में एक इंक्वायरी कमेटी भी भेजूंगी कि आखिर महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है प्रोटेस्ट करने का जितना पुरुषों का है। और बात करेंगे टेलीग्राम सर्विस की। मुल्क में 160 साल कदीम टेलीग्राम खिदमात का आज आखिरी दिन होगा। पीर के रोज से मुल्क भर में टेलीग्राम खिदमात को बंद कर दिया जाएगा। टेलीग्राम खिदमात की अपनी तारीख रही है। एक दौर ऐसा भी आया जब टेलीग्राम ने लाइफलाइन की हैसियत हासिल की, लेकिन अब ये सैकड़ों साल सहूलत तारीख का हिस्सा बन जाएगी। टेलीग्राम के सफर पर पेश है ये रिपोर्ट। तार आया, तार आया, तार आया। यह आवाज़ सुनने के बाद तार वसूल करने वालों की धड़कनें तेज़ हो जाती थी। कभी खुशखबरी होती तो अक्सर तार की खबर गमगीन कर जाती थी, लेकिन अब तार आया कि ये बाज़गश्त सुनाई नहीं देंगी। बदलते तकाज़ों ने टेलीग्राम की सहूलत को भी बेमानी करके रख दिया। यही वजह रही कि 160 साल टेलीग्राम सर्विस को बंद करने का फ़ैसला किया गया और मुल्क भर में आज टेलीग्राम खिदमात का आखिरी दिन होगा। BSNL के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर RK उपाध्याय ने बताया कि आज आखिरी मरतबा सुबह 8 से रात 9 बजे तक टेलीग्राम खिदमात दस्तियाब रहेगी। BSNL ने एक तवील अरसा माली खसारे का सामना करने के बाद टेलीग्राम खिदमात को बंद करने का फ़ैसला किया है। BSNL को टेलीग्राम खिदमात से 75 लाख रुपए की आमदनी हो रही थी, जबकि हर साल टेलीग्राम सर्विस पर 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहा था। टेलीग्राम के 160 साल सफ़र पर एक नज़र। सन 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता से डायमंड हार्बर तक तजुर्बाती तौर पर टेलीग्राम सर्विस को मुतारिफ कराया था। सन 1883 से टेलीग्राम खिदमात आवाम के लिए दस्तयाब रही। सन 1854 में टेलीग्राम खिदमात हिंदुस्तानी आवाम की लाइफलाइन बन गई थी। सन 1885 को टेलीग्राफिक कानून मंजूर किया गया था। सन 1902 में सागर देवी और शानहेट के दरमियान पहली मरतबा वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन कायम किया गया था। 1927 में हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान रेडियो टेलीग्राफिक सिस्टम शुरू हुआ।
1995 में हिंदुस्तान में इंटरनेट और बाद में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में इजाफे के सबब टेलीग्राम का ज़वाल शुरू हो गया और आज 160 साल के बाद टेलीग्राम को बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त मुल्क भर में सिर्फ 75 टेलीग्राम मराकज़ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन मराकज़ में 1000 मुलाजमीन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, PT in a way, PT is good। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। खबर मिस्र से है, जहां की अबूरी हुकूमत ने माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी समेत इख्वानुल मुस्लिमीन के दीगर लीडरों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने के सिलसिले में जांच का आगाज कर दिया है। इसी दौरान इख्वानुल मुस्लिमीन ने मुल्क के मौजूदा हालात को अमरीका और मगरबी ममालिक की साजिश का हिस्सा बताया है। मिस्र की अदलिया के मुताबिक माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी और इख्वानुल मुस्लिमीन के आला रहनुमा मोहम्मद बदी समेत दीगर लीडरों के खिलाफ जासूसी, तशद्दुद भड़काने और मुल्क की मईशत को तबाह करने की शिकायत मौसूल हुई है। अदलिया ने मोहम्मद मुर्सी और इख्वान के दीगर लीडरों के खिलाफ मौसूल हुई शिकायतों की जांच का आगाज़ कर दिया है। जांच के बाद मोहम्मद मुर्सी और इख्वान के दीगर लीडरों को फौजदारी मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है। मोहम्मद मुर्सी इस वक्त फ़ौज की हिरासत में हैं और उन्हें किसी नामालूम मुकाम पर रखा गया है, जबकि इख्वान के कई लीडरों को तशद्दुद भड़काने के इल्ज़ामात के तहत पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी दौरान मिस्र के चंद साबिक़ अरकान पार्लियामेंट ने मोहम्मद मुर्सी को इक़्तिदार पर बहाल करने का मुतालबा किया और दीगर ममालिक से अबूरी हुकूमत को तस्लीम न करने की अपील की। इस मौके पर इख्वानुल मुस्लिमीन के सियासी विंग फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी के नायब सदर असामुल अरैन ने मिस्र के मौजूदा हालात को अमरीका और मगरबी ममालिक की साजिश का हिस्सा बताया। مؤامرة كبرى ليس على مصر ولكن على الدول العربية كلها والعالم الغربي في أوروبا وأمريكا. لا يهم أن تكون هناك ديمقراطية في بلد من البلاد. هذا نفاق يتشدقون به يهم مصالحه في المقام الأول ويهم حماية الكيان الصهيوني. उधर कायरा में गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुर्सी हामियों के मुजाहरे चल रहे हैं। इख्वान के तर्जुमान का कहना है कि मोहम्मद मुर्सी की इख्तिदार पर बहाली तक मुजाहरे जारी रहेंगे। In response to the US's request to release the president, we disregard the request. It's not about the safety of the President Morsi. It's about protecting the legitimate right of the people and their will through the democratic ballot box. We are still going to be in more protests and more sit-ins until the president is released and reinstated, regardless of his physical condition. उधर मुल्क के अबूरी वज़ीर आज़म हाज़म बबलावी नायब सदर मोहम्मद अल-बरदाई के हमरा काबीना की तश्कील में जुटे हैं। इस सिलसिले में वो सियासी लीडरों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। खबर सूडान से है, जहां इंतहा पसंदों के हमले में अक़वाम मुत्तहिदा और अफ्रीकी यूनियन के मुश्तरका अमन मिशन के 7 अहलकार हलाक हुए हैं। सूडान के दारफुर खित्ते में पेश आए इस वाक़े में 17 अहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने अमन कारकुनों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया और सूडान की हुकूमत से हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। सूडान में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से 2007 से अमन मिशन के अहलकारों को तैनात किया गया है। वहाँ फ़िलहाल